प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 11 अध्याय 10 यानी कि पाठ 10 के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है आंतरिक व्यापार। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग आंतरिक व्यापार का अर्थ एवं इसके प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। थोक विक्रेता की विनिर्माताओं एवं फुटकर विक्रेता के प्रति सेवाओं को बता सकेंगे। फुटकर व्यापारियों की सेवाओं की व्याख्या कर सकेंगे। फुटकर व्यापारियों के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। छोटे पैमाने एवं बड़े पैमाने के फुटकर विक्रेताओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे तथा आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने में वाणिज्यिक एवं उद्योग संघों की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे। क्या आपने कभी सोचा है यदि बाजार न हो तो विभिन्न उत्पादकों के उत्पाद हम किस प्रकार पहुंच पाते? हम सभी सामान्य प्रोविजन स्टोर पंसारी की दुकान से तो परिचित ही हैं ही, जो हमेशा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं बेचता है। परंतु क्या यह काफ़ी है? जब हमें विशिष्ट प्रकृति की चीज़ें खरीदने की आवश्यकता होती है तब हम किसी बड़े बाजार अथवा दुकान की ओर रुख करते हैं जहां वस्तुओं की विविधता उपलब्ध होती है। हमारा प्रेक्षण हमें यह बताता है कि विभिन्न चीज़ों अथवा विशिष्ट वस्तुओं को बेचने वाली अलग तरह की दुकानें होती हैं और यह हमारी ज़रूरत पर निर्भर करता है कि हम एक निश्चित दुकान अथवा बाजार से खरीदारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम ध्यान दे सकते हैं कि लोग अपना सामान गलियों में बेचते हैं। यह सामान सब्जी से लेकर कपड़े तक हो सकता है। यह उस दृश्य के बिल्कुल विपरीत है जो हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं। हमारे देश में सभी प्रकार के बाजार सद्भावनापूर्ण रूप से विद्यमान हैं। आयातित वस्तुओं एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रादुर्भाव से हमारे यहाँ इन उत्पादों को बेचने वाली दुकानें भी हैं। बड़े कस्बों एवं शहरों में अनेक ऐसी फुटकर दुकानें हैं जो सिर्फ एक विशिष्ट ब्रांड के उत्पाद ही बेचती है। इन सब का एक दूसरा पहलू यह है कि कैसे ये उत्पादकों से दुकानों तक पहुंचते हैं। इस कार्य को करने वाले कुछ बिचौलिए तो अवश्य होंगे। क्या वास्तव में वे उपयोगी हैं अथवा उनके कारण कीमतों में वृद्धि होती है? चलिए देख लेते हैं हम लोग थोक व्यापार क्या होता है। जैसे कि पिछले अनुभाग में चर्चा की जा चुकी है कि विक्रय तथा पुनः थोक व्यापार से अभिप्राय पुनः उत्पादन के उपयोग के लिए वस्तु एवं सेवाओं के बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय से है। थोक विक्रय उन व्यक्तियों अथवा संस्थानों की क्रियाएं हैं जो फुटकर विक्रेताओं एवं अन्य व्यापारियों तथा औद्योगिक संस्थागत एवं वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को विक्रय करते हैं, लेकिन यह अंतिम उपभोक्ताओं को अधिक विक्रय नहीं करते। थोक विक्रेता विनिर्माता एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ये न केवल उत्पादकों के लिए बड़ी संख्या में बिखरे हुए उपभोक्ताओं तक पहुंच फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से संभव बनाते हैं, बल्कि वस्तुओं एवं सेवाओं की वितरण प्रक्रिया के कई अन्य कार्य भी करते हैं। ये साधारणतया माल के स्वामी होते हैं तथा वस्तुओं को अपने नाम से खरीदते बेचते हैं एवं व्यवसाय के जोखिम को वहन करते हैं। ये बड़ी मात्रा में क्रय कर फुटकर विक्रेताओं एवं उत्पादन के लिए उपयोगकर्ताओं को छोटी मात्रा में बेचते हैं। यह उत्पादों का श्रेणी करना, उनके दो छोटे छोटे भागों में पैकिंग करना, उनका संग्रहण, परिवहन, प्रवर्तन, बाजार के संबंध में सूचना एकत्रित करना, बिखरे हुए फुटकर विक्रेताओं से छोटी मात्रा में आदेश लेना, उन्हें वस्तुओं की सुपुर्दगी देना जैसे अन्य कार्य करते हैं। यह फुटकर विक्रेताओं को बड़ी मात्रा में संग्रहण के दायित्व से मुक्ति दिलाते हैं तथा उन्हें उधार की सुविधा भी प्रदान करते हैं। थोक विक्रेताओं के अधिकांश कार्य इस प्रकार के हैं कि थोक विक्रेताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि थोक विक्रेता नहीं होंगे तो उनके कार्यों को या तो विनिर्माता करेंगे या फुटकर विक्रेता। थोक विक्रेताओं की सेवाएं। थोक विक्रेता विनिर्माताओं एवं फुटकर विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण में भारी सहायता करते हैं। यह वस्तुएं उस स्थान पर और उस समय पर जब उनकी आवश्यकता है उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से यह समय उपयोगिता एवं स्थान उपयोगिता दोनों सृजन करते हैं। थोक विक्रेताओं के विभिन्न वर्गों के लिए सेवा नीचे दी गई है। विनिर्माताओं के प्रति सेवाएं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकों के प्रति थोक विक्रेताओं की प्रमुख सेवाएं हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक।
थोक विक्रेता बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं से थोड़ी मात्रा में आदेश लेते हैं, उन्हें इकट्ठा कर विनिर्माताओं को हस्तांतरित कर देते हैं तथा बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं। इससे उत्पादक बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तथा उन्हें बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं। जोखिम उठाना। थोक विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अपने नाम से करते हैं, बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर उन्हें अपने भंडार गृहों में रखते हैं। इस प्रक्रिया में वह मूल्य कम होने का जोखिम, चोरी, चीज़ें खराब हो जाना आदि का जोखिम उठाते हैं। इस सीमा तक विनिर्माताओं को इन जोखिमों से छुटकारा दिलाते हैं। वित्तीय सहायता। ये निर्माताओं से माल का नकद क्रय करते हैं, इस प्रकार से वे इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ सलाह। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं से सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए वह निर्माताओं को विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सलाह देते हैं। यह पक्ष है कि ग्राहकों की रुचि एवं पसंद, बाजार की स्थिति, प्रतियोगियों की गतिविधियों एवं उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं, यह उन सब के संबंधों में एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बाजार की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। विपणन में सहायक। थोक विक्रेता बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं को माल का वितरण करते हैं, जो आगे उन्हें बड़ी संख्या में बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले उपभोक्ताओं को बेचते हैं। निरंतरता में सहायक। जैसे ही माल का उत्पादन होता है उसे थोक विक्रेता खरीद लेते हैं, इस प्रकार से उत्पादन क्रिया पूरे वर्ष चलती रहती है। संग्रहण। थोक विक्रेता कारखानों में माल का उत्पादन होते ही उसे खरीद लेते हैं तथा उन्हें अपने गोदामों, भंडार गृहों में संग्रहित कर लेते हैं। फुटकर विक्रेताओं के प्रति सेवाएं। थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं। वस्तुओं को उपलब्ध कराना। फुटकर विक्रेताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखना पड़ता है, जिससे कि वो अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सकें। विपणन में सहायक। थोक विक्रेता विपणन के विभिन्न कार्यों को करते हैं तथा फुटकर विक्रेताओं को सहायता प्रदान करते हैं। वह विज्ञापन कराते हैं तथा विक्रय संवर्धन के कार्यों को करते हैं। साख प्रदान करना। थोक विक्रेता अपने नियमित ग्राहकों को साख की सुविधा देते हैं, जिससे फुटकर विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ज्ञान। थोक विक्रेता एक ही प्रकार की वस्तुओं के विशेषज्ञ होते हैं तथा बाजार की नब्ज को पहचानते हैं। अपने विशिष्ट ज्ञान का लाभ वह फुटकर विक्रेताओं को पहुंचाते हैं। जोखिम में भागीदारी। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं एवं फुटकर विक्रेताओं को थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करते हैं। फुटकर विक्रेता माल को थोड़ी मात्रा में क्रय कर व्यवसाय चला लेते हैं। फुटकर व्यापार। फुटकर विक्रेता वह व्यावसायिक इकाई होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को सीधे अंतिम उपभोक्ता को बेचते हैं। यह थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में माल का क्रय उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। और फुटकर व्यापारियों की सेवाएं क्या क्या होती हैं? फुटकर व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण में उत्पादक एवं अंतिम उपभोक्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रक्रिया में वह उपभोक्ताओं, थोक विक्रेताओं एवं विनिर्माताओं को उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं की सेवाएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। बाजार संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं की सेवाएं क्या क्या है? वस्तुओं के वितरण में सहायक होती है, बड़े पैमाने पर परिचालन में सहायक होती है और व्यक्तिगत विक्रय भी करती है और प्रवर्तन में सहायक। अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उत्पादक एवं वितरक समय समय पर विभिन्न प्रवर्तन कार्य करते रहते हैं। व्यापारिक मदे। व्यापार में प्रयोग होने वाली मुख्य मदे निम्न हैं। सुपुर्दगी पर नकदी। इसका अभिप्राय व्यवहार के उस प्रकार से है जिसके अंतर्गत माल का भुगतान सुपुर्दगी के समय किया जाता है। यानी सुपुर्दगी का अर्थ होता है जिस समय आपको माल मिला, यानी कि सामान खरीदा आपने, आप उसी समय ये क्या कहते हैं उसका भुगतान कर सकते हैं। और जहाज पर मूल्य। इसका अभिप्राय क्रेता क्रेता व विक्रेता के मध्य होने वाले
उस अनुबंध से है जिसमें माल के वाहन पर सुपुर्दगी देने के सारे व्यय विक्रेता द्वारा वहन किए जाते। लागत, बीमा व भाड़ा। इसका अभिप्राय व्यापारिक व्यवहारों में प्रयोग होने वाला उसी मद से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्यों में केवल लागत ही नहीं बल्कि बीमा व भाड़ा व्यय भी शामिल होते हैं। EVOA। इसका अभिप्राय उस मद से है जिसका प्रयोग प्रपत्रों में यह कहने के लिए किया जाता है कि जो गलती हुई है और जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा। उपभोक्ताओं को सेवाएं। उपभोक्ता की दृष्टि से फुटकर व्यापारियों की कुछ सेवाएं निम्नलिखित हैं। उत्पादों की नियमित उपलब्धता। फुटकर व्यापारी की उपभोक्ता को सबसे बड़ी सेवा विभिन्न उत्पादकों के उत्पादों को नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। इससे एक तो उपभोक्ता को अपनी रुचि की वस्तु के चयन का अवसर मिलता है, दूसरे वह जब चाहे वस्तु का क्रय कर सकते हैं। नए उत्पादों के संबंध में सूचना। फुटकर विक्रेता प्रभावी रूप से वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं एवं बेचने में व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से वह ग्राहकों को नए उत्पादों के आगमन एवं उनकी विशिष्टताओं के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। यह वस्तुओं के क्रय का निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। क्रय में सुधार। फुटकर विक्रेता बड़ी मात्रा में माल का क्रय करते हैं तथा उन्हें ग्राहकों को उनकी आवश्यकतानुसार छोटी मात्रा में बेचते हैं। चयन के पर्याप्त अवसर। फुटकर विक्रेता विभिन्न उत्पादकों के विभिन्न उत्पादों का संग्रह करके रखते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं को चयन के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। बिक्री के बाद की सेवाएं। फुटकर विक्रेता घर पर सुपुर्दगी, अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति एवं ग्राहकों की ओर ध्यान देना आदि विक्रय के पश्चात की सेवाएं प्रदान करते हैं। उधार की सुविधा। फुटकर विक्रेता अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा भी देते हैं। इससे उपभोक्ता अधिक खरीदारी करते हैं तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। माल एवं सेवा कर GST। एक देश एक कर के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1, 2017 को माल एवं सेवा कर लागू किया ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त परिचालन हो सके। GST को कराधान तंत्र में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। कराधान केवल एक राजस्व के स्रोत अथवा विकास के स्रोत के अतिरिक्त शासकीय गतिविधियों को करदाताओं के लिए उत्तरदायी होने में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। कुशल रूप से उपयुक्त कराधान यह स्थापित करता है कि सार्वजनिक कोषों का प्रयोग कुशलतापूर्वक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति और सतत विकास के लिए किया जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित एकल कर है जो निर्माणकर्ताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। GST के लागू होने से केंद्र एवं राज्यों द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो सका है। GST के लागू होने से व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र बृहद हो सकेंगे और राजस्व में वृद्धि होगी। GST से 17 अप्रत्यक्ष करों, 8 केंद्रीय और 7 राज्य स्तर पर 23 उपकरों का प्रतिस्थापन किया गया है। GST में केंद्रीय GST और राज्य GST का समावेश है। GST को मूल्य संकलन प्रत्येक स्तर पर प्रभार के रूप में लिया जाएगा और कर जमा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य पंक्ति की प्रत्येक पूर्ति स्तर पर निवेश उगाय को विक्रेता द्वारा पृथक रूप से रखा जाएगा। पूर्ति पंक्ति में अंतिम विक्रेता द्वारा अंकित GST का भार उपभोक्ता पर लागू होगा। इस कर प्रक्रिया के कारण ही GST को गंतव्य आधारित उपभोग कर कहा गया है। मूल्य पंक्ति के प्रत्येक स्तर पर निवेश जमा के प्रावधान की कर दर से कर स्थिति के प्रपाती प्रभाव पर रोक लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी और यह उपभोक्ताओं के लिए हितकर साबित होगा। GST की विशेषताएं। GST जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी राज्यों में लागू है। GST वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू है, न कि वस्तुओं के निर्माण, बिक्री अथवा सेवाओं पर प्रयुक्त प्रावधानों पर।
उद्गम आधारित कराधान सिद्धांत की अपेक्षा जीएसटी गंतव्य आधारित खपत का सिद्धांत है। वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात अंतरराज्य आपूर्ति माना जाएगा तथा प्रति लोक प्रभार के आधार पर आय जीएसटी के अंतर्गत होगा। जीएसटी परिषद के अधीन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दरों की उगाही की गणना केंद्र और राज्य के मध्य आपसी सहमति पर की गई है। सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी 4 कर दरों पर लगाया गया है। ये दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28% है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यात एवं आपूर्ति को 0% कर दर पर रखा गया है। करदाता के लिए कर भुगतान हेतु विभिन्न विधियों का प्रावधान किया गया है। ये विधियां हैं डेबिट व क्रेडिट कार्ड का प्रयोग, इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट और आरटीजीएस। जीएसटी से संबंधित तथ्य। जीएसटी में बहु करों का समावेश है, जिसके कारण पूरे देश में केवल एक कर लागू है और सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समरूपता लाई गई है। यह भी सही है कि कुछ किस्म की वस्तुएं एवं सेवाएं सस्ती हुई हैं और अन्य किस्म की वस्तुएं एवं सेवाएं महंगी हुई हैं। जीएसटी लागू होने से सुख साधन की वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ी है, वहीं जन खपत की वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आई है। जीएसटी शोध पर कराधान नहीं है, यह गंतव्य कर अर्थात उपभोग कर है। मान लीजिए एक वस्तु तमिलनाडु में निर्मित होती है और दिल्ली के व्यक्ति को बेची जाती है, तो कर का प्रभार दिल्ली के उपभोक्ता पर आएगा और केंद्र व राज्य के मध्य कर का भुगतान होगा। भारतीय जीएसटी में चालान के मिलान की प्रक्रिया है। क्रय किए गए माल एवं उपभोग की गई सेवाओं पर निवेश कर जमा उसी स्थिति में ही उपलब्ध होगा जब विक्रेता कर युक्त वस्तुएं एवं सेवाएं ग्राहकों को बेचेगा। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क एक प्रकार की स्वनियंत्रित प्रक्रिया है, जिससे न केवल कर की चोरी अथवा छल कपट को खत्म किया जा सकता है, अपितु इसके माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक व्यावसायिक क्रियाओं की संभावनाएं भी हैं। विरोधी लाभकारी मापदंड जीएसटी की प्रमुख विशेषता है। यह मापदंड व्यापारियों पर अधिक लाभ पर वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने पर रोक लगाता है। चूँकि निवेश कर जमा जीएसटी सहित कीमतों को कम करने की ओर अग्रसर है, विरोधी लाभकारी प्राधिकार को इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है कि जीएसटी से उत्पन्न लाभों का प्रभाव सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इस संस्था से उन व्यापारियों की गतिविधियों पर भी रोक लग सकेगी जो जीएसटी के नाम पर वस्तु एवं सेवाएं बड़ी दरों पर बेच रहे हैं। जीएसटी परिषद का गठन। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों से चयनित सदस्य, राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य के वित्त कराधान मंत्री। कोरम कुल सदस्यों का 50% उपस्थिति पर गणपूर्ति होगी। राज्यों को 2 तिहाई और केंद्र को 1 तिहाई महत्व दिया जाएगा। 75% बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। परिषद जीएसटी से संबंधित सभी नियमों, दरों आदि की सिफारिशें कर सकता है। जीएसटी के लाभ। नागरिकों का सशक्तिकरण, संपूर्ण कर भार में कमी, कोई गुप्त कर नहीं, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए देशीय एक स्वरूप बाजार, उच्च प्रयोज्य आय, ग्राहकों के लिए बृहद चुनाव, आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि, रोजगार अवसरों में वृद्धि। सीजीएसटी या एसजीएसटी सभी राज्यों के अंदर माल व सेवाओं की पूर्ति पर लागू होगा। आईजीएसटी सभी अंतर्राज्यीय वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होगा। जीएसटी कर तभी देय है जब छूट से अधिक आय होगी। फुटकर व्यापार के प्रकार। भारत में कई प्रकार के फुटकर विक्रेता होते हैं। इनको भली भांति समझने के लिए कुछ वर्गों में विभक्त करना उपयुक्त रहेगा। विशेषज्ञों ने फुटकर व्यापारियों को विभिन्न प्रकारों में बांटने के लिए विभिन्न वर्गीकरणों का सहारा लिया है। उदाहरणार्थ, व्यावसायिक आकार के आधार पर यह बड़े, मध्यम एवं छोटे फुटकर व्यापारी हो सकते हैं। स्वामित्व के अनुसार इनको एकांकी व्यापारी, साझेदारी फर्म, सहकारी स्टोर एवं कंपनी में बांटा जा सकता है। इस प्रकार से बिक्री की पद्धतियों के आधार पर ये विशिष्ट दुकानें सुपर बाजार एवं विभागीय भंडारों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। वर्गीकरण का एक और आधार है कि क्या उनके लिए व्यापार का कोई निश्चित स्थान है। इस आधार पर फुटकर विक्रेता 2 प्रकार के हो सकते हैं।
भ्रमणशील फुटकर विक्रेता एवं स्थायी दुकानदार। इन दोनों प्रकारों के फुटकर विक्रेताओं का आगे के अनुभागों में वर्णन किया गया है। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता ये वे फुटकर व्यापारी होते हैं जो किसी स्थायी जगह से अपना व्यापार नहीं करते। यह अपने सामान के साथ ग्राहकों की तलाश में गली गली एवं एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते रहते हैं। विशेषताएं, ये छोटे व्यापारी होते हैं जो सीमित साधनों से कार्य करते हैं। ये सामान्यतः प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रसाधन सामग्री, फल, सब्जियां आदि का व्यापार करते हैं। ऐसे व्यापारी ग्राहकों को उनके घर पर वस्तुएं उपलब्ध कराने की सुविधा पर अधिक ध्यान देते हैं। इनका कोई व्यापारिक नियत स्थान नहीं होता, इसलिए ये माल का स्टॉक घर में या फिर किसी अन्य स्थान पर रखते हैं। भारत में साधारणतः भ्रमणशील फुटकर विक्रेता निम्न होते हैं। फेरी वाले किसी भी बाजार में सबसे पुराने फुटकर विक्रेता होते हैं। सर्वाधिक बाजार व्यापारी ये वे छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन अथवा तिथि को दुकान लगाते हैं, जैसे प्रति शनिवार या फिर एक शनिवार छोड़कर दूसरे शनिवार को। यह एक ही प्रकार का माल बेचते हैं, सिलाई कपड़े या फिर तैयार वस्त्र, खिलौने, क्रॉकरी का सामान या फिर जनरल मर्चेंट का व्यापार करते हैं। यह मुख्यतः कम आय वाले ग्राहकों के लिए माल रखते हैं तथा कम मूल्य की प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बेचते हैं। पटरी विक्रेता ये ऐसे छोटे विक्रेता होते हैं जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां लोगों का भारी आवागमन रहता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। यह साधारण रूप में उपयोग आने वाली वस्तुओं को बेचते हैं, जैसे कि स्टेशनरी का सामान, खाने पीने की चीज़ें, तैयार वस्त्र, समाचार पत्र एवं मैगनीज। यह सर्वाधिक बाजार विक्रेताओं से इस रूप में से भिन्न होते हैं कि वे अपने बिक्री के स्थान को आसानी से नहीं बदलते हैं। सस्ते दर की दुकान ये वो छोटे फुटकर विक्रेता होते हैं जिसकी किसी व्यावसायिक क्षेत्र से स्वतंत्र और स्थायी दुकान होती है। ये अपने व्यापार को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वहाँ की संभावनाओं को देखते हुए बदलते रहते हैं, लेकिन ये फेरी वाले या बाजार विक्रेताओं के समान शीघ्रता से नहीं बदलते। ये उपभोक्ताओं वस्तुओं में व्यापार करते हैं एवं वस्तुओं को उस स्थान पर उपलब्ध कराते हैं जहां उसकी उपभोक्ता को आवश्यकता है। स्थायी दुकानदार बाजार का यह सबसे सामान्य फुटकर व्यापार है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वो फुटकर विक्रेता हैं जिनके विक्रय के लिए स्थायी रूप से संस्थान है। ये अपने ग्राहकों के लिए जगह जगह नहीं घूमते। इन व्यापारियों की कुछ और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भ्रमणशील व्यापारियों की तुलना में इनके पास अधिक संसाधन होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं। ये विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं। छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता जनरल स्टोर ये सामान्यतः स्थानीय बाजार एवं आवासीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की प्रतिदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री करते हैं। ये स्टोर देर तक सुविधाजनक समय पर खुले रहते हैं तथा अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा भी देते हैं। इन स्टोर्स का सबसे बड़ा लाभ इनसे ग्राहकों को सुविधा का होना है। उनके लिए विशिष्टीकृत भंडार इस प्रकार के फुटकर स्टोर पिछले कुछ समय से विशेष रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं। विशेषतः शहरी क्षेत्रों में ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय न कर एक ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करते हैं तथा यह विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरणार्थ, केवल बच्चों के सिलाए वस्त्र बेचने वाली दुकानें या फिर पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के जूते, खिलौने एवं उपहार की वस्तुएं, स्कूल यूनिफॉर्म, कॉलेज की पुस्तकें या फिर उपभोक्ता की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि की दुकानें विशिष्टीकृत भंडार में शामिल हैं। विशेष वस्तुओं की दुकानें साधारणतः केंद्रीय स्थल पर स्थित होती हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं तथा ये ग्राहकों को वस्तुओं के चयन का भारी अवसर प्रदान करते हैं। गली में स्टॉलिंग ये छोटे विक्रेता गली के मुहाने पर या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में होते हैं। ये घुमक्कड़ जनता को आकर्षित करते हैं तथा हौजरी की वस्तुएं, खिलौने, सिगरेट, पेय पदार्थ आदि सस्ती वस्तुएं बेचते हैं। पुरानी वस्तुओं की दुकानें ये दुकानें पुरानी वस्तुओं अर्थात पहले ही उपयोग की गई वस्तुओं की बिक्री करती हैं, जैसे कि पुस्तकें, कपड़े, मोटर गाड़ियाँ, फर्नीचर एवं अन्य घरेलू सामान।
सामान्य आय वाले लोग ही इन्हें खरीदते हैं। यहाँ वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं। ये दुकानदार ऐतिहासिक महत्व की दुर्लभ वस्तुएं एवं पुरानी वस्तुएं भी रखते हैं तथा उन लोगों को भारी मूल्य पर बेचते हैं जिनको इन पुरानी वस्तुओं में रुचि होती है। पुरानी वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें गली के मुहाने पर या फिर अधिक शहर वाले गली में होती है। ये छोटे स्टॉल होते हैं जिसमें एक मेज तथा फट्टे पर बिक्री की जाने वाली वस्तुएं सजाई होती है। कुछ का अच्छा संस्थागत ढांचा भी होता है, जैसे फर्नीचर विक्रेता अथवा पुरानी कार, स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल के विक्रेता। एक वस्तु के भंडार, यह वह भंडार होते हैं जो एक ही श्रेणी की वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जैसे कि पहनने के लिए तैयार वस्त्र, घड़ियाँ, जूते, कारें, टायर, कंप्यूटर, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि। यह भंडार एक ही श्रेणी की अनेकों प्रकार की वस्तुएं रखते हैं तथा केंद्रीय स्थल पर स्थित होते हैं। इनमें से अधिकांश स्वतंत्र फुटकर बिक्री संगठन होते हैं जो एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी फर्म के रूप में चलाए जाते हैं। स्थायी दुकानें, बड़े पैमाने के भंडार गृह। विभागीय भंडार एक बड़ी इकाई होती है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करती है, जिन्हें भली भांति निश्चित विभागों में बांटा गया होता है तथा जिनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना है। अमेरिका में किसी विभागीय भंडार के लिए सुई से लेकर हवाई जहाज तक बेचना कोई असामान्य बात नहीं है। यह एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुओं का क्रय है। सही अर्थों में विभागीय भंडार की भावना पिन से लेकर विशालकाय वस्तुओं का एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। भारत में सही अर्थ वाले विभागीय भंडार अभी फुटकर व्यापार में बड़े पैमाने पर नहीं आए हैं। हाँ, भारत में इस श्रेणी में कुछ भंडार हैं, जैसे अकबरली तथा शियागढ़ी भंडार मुंबई में तथा स्पेंसर्स चेन्नई में। विभागीय भंडार की विशेषताएं। आधुनिक विभागीय भंडार जलपान गृह, यात्रा एवं सूचना ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, विश्राम गृह आदि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये उच्च श्रेणी के ग्राहकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, जिनके लिए मूल्य द्वितीय महत्व की बात होती है। ये भंडार साधारणतया शहर के केंद्र में स्थित होते हैं, जहां बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। ये भंडार की बहुत बड़े होते हैं, इसलिए ये संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में होते हैं तथा इनका प्रबंधन निदेशक मंडल करता है, जिनकी सहायता जनरल मैनेजर एवं अन्य विभागीय प्रबंधक करते हैं। विभागीय भंडार फुटकर विक्रेता भी होते हैं एवं भंडार गृह भी ये माल सीधे उत्पादक से खरीदते हैं तथा इनके अपने अलग भंडार गृह होते हैं। इस प्रकार से ये उत्पादक एवं ग्राहक के बीच के अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त करते हैं। इनमें माल के क्रय की केंद्रीय व्यवस्था होती है। एक विभागीय भंडार में इसका क्रय विभाग ही पूरे माल का क्रय करता है, जबकि विक्रय विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता है। लाभ। विभागीय भंडारों के माध्यम से फुटकर व्यापार के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करना। ये भंडार सामान्यतः केंद्रीय स्थलों पर स्थित होते हैं, इसलिए दिन में अधिकांश समय में बड़ी संख्या में ग्राहक आते रहते हैं। क्रय करना सुगम। विभागीय भंडार एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करते हैं। इससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं खरीदने की सुविधा मिल जाती है। परिणाम स्वरूप अपनी खरीदारी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना नहीं पड़ता। आकर्षक सेवाएं। विभागीय भंडार का उद्देश्य ग्राहकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करना है। इसकी कुछ सेवाएं इस प्रकार है। वस्तुओं की घर पर सुपुर्दगी, टेलीफोन पर प्राप्त आदेश का क्रियान्वयन, विश्राम गृहों की व्यवस्था, टेलीफोन बूथ, जलपान गृह, नाई की दुकान आदि। चलिए आइए हम लोग विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकानों में अंतर को जान लेते हैं।
इसमें स्थिति अलग होती है। विभागीय भंडार किसी केंद्रीय स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में ग्राहक आ सकते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानें अलग अलग स्थानों पर स्थित होती हैं जहाँ बड़ी संख्या में ग्राहक पहुँचते हैं। इस प्रकार से इनके लिए किसी केंद्रीय स्थल की आवश्यकता होती है। और भी है इनमें अंतर, इनको भी चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उपभोक्ता सहकारी भंडार। उपभोक्ता सहकारी भंडार को समझ लेते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार एक ऐसा संगठन है जिसके उपभोक्ता स्वामी स्वयं ही होते हैं तथा वही उसका प्रबंध एवं नियंत्रण करते हैं। इन भंडारों का उद्देश्य मध्यस्थों की संख्या को कम करना है जो उत्पादों की लागत को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से यह सदस्यों की सेवा करते हैं। साधारणतः यह वस्तुओं को सीधे उत्पादक थोक विक्रेता से बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं तथा उन्हें उपभोक्ताओं को उचित दर पर बेचते हैं, क्योंकि मध्यस्थ या तो समाप्त हो गए होते हैं या फिर कम हो गए होते हैं। सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडारों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को सदस्यों में उनके क्रय के अनुपात में लाभांश के रूप में घोषित किया जाता है तथा सदस्यों के सामाजिक एवं शैक्षणिक लाभों के अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए साधारण संचय एवं कल्याण कोष में जमा किया जाता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार को स्थापित करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है तथा एक स्वैच्छिक संगठन की स्थापना कर सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करना पड़ता है। सहकारी भंडारों के लिए पूंजी इनके सदस्यों को अंश निर्गमित करके जुटाई जाती है। इन भंडारों का प्रबंध जनतांत्रिक पद्धति से चुनी गई एक प्रबंध सीमित समिति द्वारा किया जाता है तथा इससे एक व्यक्ति वोट के नियम का पालन होता है। कोषों को उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इन भंडारों के खातों का सहकारी समिति रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। लाभ। उपभोक्ता सहकारी भंडारों के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। स्थापना सरल। एक उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन सरल होता है क्योंकि कोई भी 10 व्यक्ति एकजुट होकर एक स्वैच्छिक संगठन बना सकते हैं तथा कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के पास इसका पंजीयन करा लेते हैं। सीमित दायित्व। सहकारी भंडार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसकी पूंजी तक सीमित होता है। यदि समिति की देयताएं उसकी परिसंपत्तियों से अधिक है तो समिति के ऋणों के भुगतान के लिए अपनी पूंजी से अधिक राशि के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातांत्रिक प्रबंध। सहकारी समिति का प्रबंध उसके सदस्यों के द्वारा चुनी गई प्रबंध समिति द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से किया जाता है। कम कीमत। सहकारी भंडार उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं से सीधे माल का क्रय करते हैं तथा उसे सदस्यों एवं अन्य लोगों को बेचते हैं। सीमाएं। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की सीमाएं निम्न हैं। प्रेरणा का अभाव। सहकारी भंडारों का प्रबंध जिन लोगों द्वारा किया जाता है वे अवैतनिक होते हैं, इसलिए इन लोगों में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पहल एवं अभिप्रेरणा की कमी होती है। कोषों की कमी। सहकारी भंडारों के लिए धन इकट्ठा करने का मूल स्रोत सदस्यों में से अंशों का निर्गमन है। इनके सदस्य सीमित संख्या में होते हैं, इसीलिए साधारणतया इनके पास धन की कमी रहती है। यह भंडारों की बढ़ोतरी एवं विस्तार में आड़े आता है। संरक्षण का अभाव। प्रायः सहकारी भंडारों के सदस्य नियमित रूप से इनको संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए इनका सफलतापूर्वक परिचालन नहीं हो पाता। व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव। जिन लोगों को सहकारी भंडारों का प्रबंध कार्य सौंपा जाता है उनमें विशेषज्ञता का अभाव होता है, क्योंकि उन्हें भंडार को सुचारू रूप से चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। सुपर बाजार। सुपर बाजार एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था होता है जो कम लाभ पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करती है। इनमें स्वयं सेवा, आवश्यकता अनुसार चयन एवं भारी विक्रय का आकर्षण होता है। इनमें अधिकांश खाद्य सामग्री एवं अन्य कम मूल्य की वस्तुएं, ब्रांड वाली एवं बहुत आयात में उपयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं जैसे परचून, बर्तन, कपड़े, बिजली के उपकरण, घरेलू सामान एवं दवाइयों का विक्रय किया जाता है।
प्रायः सुपर बाजार अधिकांश रूप से प्रमुख विक्रय केंद्रों में स्थित होते हैं। इनमें वस्तुओं को खानों में रखा जाता है जिन पर मूल्य एवं गुणवत्ता स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। उपभोक्ता भंडार में घूमकर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को चुनते हैं तथा उन्हें फिर नकद पटल पर लाते हैं तथा भुगतान कर उन्हें घर ले जाते हैं। सुपर बाजार विभागीय भंडारों की भांति विभिन्न विभागों में बटा संगठन होता है जिसमें ग्राहक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। लेकिन ये भंडार विभागीय भंडारों की भांति घर पर माल की मुफ्त सुपुर्दगी, उधार की सुविधा, एजेंसी सुविधाएं प्रदान नहीं करते। ये ग्राहकों को वस्तुओं की गुणवत्ता आदि के संबंध में विश्वास दिलाने के लिए विक्रेताओं की नियुक्ति नहीं करते। सुपर बाजार की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सुपर बाजार सामान्यतः हर प्रकार की खाद्य सामग्री एवं परचून सामग्री जो गैर खाद्य आवश्यकता की वस्तुओं के अतिरिक्त होती है उनकी बिक्री करते हैं। ऐसे बाजारों में क्रेता आवश्यक वस्तुओं का क्रय एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। सुपर बाजार स्वयं सेवा के सिद्धांत पर चलाए जाते हैं, इसलिए इनकी वितरण लागत कम होती है। निम्न परिचालन लागत बड़ी मात्रा में क्रय एवं कम लाभ के कारण अन्य फुटकर भंडारों की तुलना में यहाँ वस्तुओं की कीमत कम होती है। वस्तुओं को केवल नकद बेचा जाता है। सुपर बाजार साधारणतया केंद्रीय स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ इनकी बिक्री बहुत अधिक होती है। लाभ। सुपर बाजार के निम्नलिखित लाभ है। एक छत कम लागत। सुपर बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कम कीमत पर एक ही छत के नीचे बेचा जा सकता है। केंद्र में स्थित। सुपर बाजार साधारणतया शहर के मध्य में स्थित होते हैं, परिणाम स्वरूप यह आसपास के क्षेत्र के लोगों की पहुंच में होते हैं। चयन के भारी अवसर। सुपर बाजार की विभिन्न डिजाइन, रंग आदि की अनेक वस्तुएं उपलब्ध होती है जिससे क्रेता सुगमतापूर्वक भली भांति चयन कर सकते हैं। कोई अशुद्ध ऋण नहीं। माल का विक्रय नकद किया जाता है, इसलिए सुपर बाजार में अशुद्ध ऋण नहीं होते। बड़े स्तर के लाभ। सुपर बाजार बड़े पैमाने के फुटकर विक्रय भंडार होते हैं। इसी बड़े पैमाने के क्रय एवं विक्रय के सभी लाभ मिलते हैं जिसके कारण इसकी प्रचालन लागत कम होती है। सीमाएं। उधार विक्रय नहीं होता। व्यक्तिगत ध्यान की कमी होती है। वस्तुओं की अव्यवस्थित देख रेख होती है। भारी ऊपरी व्यय होता है। सुपर बाजार में भारी ऊपरी व्यय होता है, इनके कारण यह ग्राहकों को कम कीमत पर माल नहीं बेच सकते। भारी पूंजी की आवश्यकता। एक सुपर बाजार की स्थापना एवं परिचालन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें अधिक बिक्री की आवश्यकता होती है जिससे कि ऊपरी व्यय को उचित स्तर पर रखा जा सके। ये केवल बड़े शहरों में ही संभव है, छोटे कस्बों में नहीं। विक्रय मशीनें। विपणन पद्धतियों में विक्रय मशीनें एक नई क्रांति की सूत्रधार है। मशीनों में सिक्का डालिए और मशीन अपनी बिक्री का काम शुरू कर देगी। इसके माध्यम से अनेक वस्तुओं का विक्रय किया जा सकता है जैसे गर्म पेय पदार्थ, प्लेटफॉर्म टिकटें, दूध, सिगरेट, पेय पदार्थ, चॉकलेट, समाचार पत्र आदि। इनका प्रयोग कई देशों में हो रहा है। इन उत्पादों के अतिरिक्त एक और क्षेत्र जिसमें यह अवधारणा देश के कई भागों में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हो रही है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन मशीनों में बैंकिंग की अवधारणा को ही बदल दिया तथा अब बिना किसी शाखा में जाए रुपए इन मशीनों की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है। विक्रय मशीनें कम कीमत की पूर्व परिबंधित ब्रांड वस्तुएं हैं जिनकी बहुत अधिक बिक्री होती है और जिनकी प्रत्येक इकाई का एक ही आकार एवं वजन होता है कि बिक्री के लिए अधिक उपयोगी है। लेकिन ऐसे मशीनों को लगाने पर प्रारंभिक व्यय तथा इनके नियमित रखरखाव तथा मरम्मत पर भारी व्यय करना होता है तथा ग्राहक वस्तु को क्रय करने से पहले उसका निरीक्षण नहीं कर सकते और यदि वस्तुओं की आवश्यकता नहीं हो तो उन्हें लौटा भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त मशीन के अनुसार वस्तु का विशेष परिबंधन विकसित करना होता है। मशीनों का परिचालन भी विश्वसनीय होना चाहिए। इन सीमाओं के रहते हुए भी अर्थव्यवस्था में विकास के साथ विक्रय मशीनों के द्वारा अधिक बिकने वाली एवं कम कीमत की उपभोक्ता वस्तुओं की फुटकर बिक्री का भविष्य उज्ज्वल है।
वाणिज्य एवं उद्योग संगठनों की आंतरिक व्यापार संवर्धन में भूमिका। व्यवसाय एवं औद्योगिक संस्थानों का संगठन समस्त व्यवसायों के हितों एवं लक्ष्यों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया था। उदाहरणार्थ एसोचैम, CII, FICCI ये संस्थाएं व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अपने आप को राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ये संगठन आंतरिक व्यापार को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग एवं सशक्त बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल सरकार से विभिन्न स्तरों पर संवाद करते हैं, जिससे कि सरकार ऐसी नीतियों को पुनर्निर्देशित अथवा व्यवस्थित करे जिससे कि बाधाएं घटे, वस्तुओं की अंतर्जातीय आवाजाही बढ़े, पारदर्शिता आए एवं बहुस्तरीय निरीक्षण एवं नौकरशाही को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त चैम्बर का लक्ष्य एक दृढ़ बुनियादी ढांचा खड़ा करना एवं कर ढांचे को सरल बनाना एवं एकरूपता प्रदान करना है। इसका हस्तक्षेप मुख्य निम्न क्षेत्रों में है: परिवहन अथवा वस्तुओं का अंतर्राज्यीय स्थानांतरण या आवागमन। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल वस्तुओं के अंतर्राज्यीय संचलन से संबंधित अनेकों क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे वाहनों का पंजीयन, सड़क एवं रेल परिवहन नीतियाँ, राजमार्ग एवं सड़कों का निर्माण। उदाहरण भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के महासंघ FICCI की एक वार्षिक साधारण सभा के निर्माण की घोषणा आंतरिक व्यापार को सुगम बनाएगी। चुंगी एवं स्थानीय कर। चुंगी एवं स्थानीय कर स्थानीय सरकार का महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत है। यह राज्य अथवा नगर की सीमाओं में प्रवेश कर रही वस्तुओं एवं लोगों से वसूल किए जाते हैं। सरकार एवं वाणिज्य मंडलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन करों के कारण निर्बाध परिवहन एवं स्थानीय व्यापार पर कोई प्रभाव न पड़े। बिक्री कर ढांचा एवं मूल्य संबंधित कर में एकरूपता। वाणिज्य संघ विभिन्न राज्यों में बिक्री कर ढांचे में एकरूपता लाने के लिए सरकार से बातचीत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिक्री कर राज्य राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कृषि उत्पादों की विपणन एवं इससे जुड़ी समस्याएं। कृषक संगठनों एवं अन्य महासंघों की कृषि उत्पादों के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि उत्पादकों की बिक्री करने वाले संगठनों की विपणन नीतियों एवं स्थानीय सहायता को चुस्त बनाने की कुछ क्षेत्र में जिनमें वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संघ हस्तक्षेप कर सकते हैं एवं कृषि सहकारी समितियों जैसे संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं श्रम कानून क्या है। सरल व रोचपूर्ण श्रम कानून उद्योग को चलाने, अधिकतम उत्पादन एवं रोजगार पैदा करने में सहायक होता है। चलिए आइए अब प्रमुख शब्दावली को देख लेते हैं। व्यापार से अभिप्राय लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की भौगोलिक स्थिति के आधार पर व्यापार को दो भागों में बांटा जा सकता है: आंतरिक व्यापार एवं बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार जब वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में कोई सीमा शुल्क अथवा आयात कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि वस्तुएं घरेलू उत्पादन का भाग है तथा घरेलू उपयोग के लिए होती है। आंतरिक व्यापार को दो भागों में बांटा जा सकता है: थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार। थोक व्यापार विक्रय अथवा पुनः थोक व्यापार से अभिप्राय पुनः उत्पादन के उपयोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय से है। ये न केवल उत्पादकों के लिए बड़ी संख्या में बिखरे हुए उपभोक्ताओं पर पहुंच को संभव बनाते हैं, बल्कि वस्तुओं एवं सेवाओं की वितरण प्रक्रिया के कई अन्य कार्य भी करते हैं। थोक विक्रेताओं की सेवाएं। थोक विक्रेता विनिर्माता एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ये समय उपयोगिता एवं स्थान उपयोगिता दोनों का सृजन करते हैं। विनिर्माताओं के प्रति सेवाएं। विनिर्माताओं के प्रति थोक विक्रेताओं की प्रमुख सेवाएं नीचे दी गई हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक, जोखिम उठाना,
वित्तीय सहायता, विशेषज्ञ सलाह, विपणन में सहायक, निरंतरता में सहायक एवं संग्रह। फुटकर विक्रेताओं के प्रति सेवाएं। थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दी जाने वाली सेवाएं हैं: वस्तुओं को उपलब्ध कराना, विपणन में सहायक, साख प्रदान करना, विशिष्ट ज्ञान एवं जोखिम में भागीदारी। फुटकर व्यापार। फुटकर विक्रेता वह व्यावसायिक इकाई होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को सीधे अंतिम उपभोक्ता को बेचते हैं। फुटकर व्यापारियों की सेवाएं। फुटकर व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण में उत्पादक एवं अंतिम उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रक्रिया में वह उपभोक्ताओं, थोक विक्रेताओं एवं विनिर्माताओं को उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं के प्रति सेवाएं। फुटकर व्यापारी उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को जो मूल्यवान सेवाएं प्रदान करते हैं वे हैं: वस्तुओं के वितरण में सहायक, व्यक्तिगत विक्रय, बड़े पैमाने पर परिचालन में सहायक, बाजार संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने एवं प्रवर्तन में सहायक। उपभोक्ताओं को सेवाएं। उपभोक्ताओं की दृष्टि से फुटकर व्यापारियों की कुछ सेवाएं निम्नलिखित हैं: उत्पादों का नियमित उपलब्धता, नए उत्पादों के संबंध में सूचना, क्रय में सुविधा, चयन के पर्याप्त अवसर, बिक्री के बाद की सेवाएं एवं उधार की सुविधा। फुटकर व्यापार के प्रकार। फुटकर व्यापारियों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है: भ्रमणशील फुटकर विक्रेता एवं स्थायी दुकानदार। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता में आते हैं फेरी वाले। ये छोटे उत्पादक अथवा मामूली व्यापारी होते हैं जो वस्तुओं को साइकिल अर्थात ट्रेली, साइकिल, रिक्शा या अपने सिर पर रखकर तथा जगह जगह घूमकर ग्राहक के दरवाजे पर जाकर माल का विक्रय करते हैं। सावधिक बाजार व्यापारी होते हैं। सस्ते दर की दुकान। सावधिक व्यापार बाजारी उन्हें कहते हैं जो फुटकर व्यापारी होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर निश्चित दिन अथवा तिथि को दुकान लगाते हैं, जैसे प्रति शनिवार या फिर एक शनिवार छोड़कर दूसरे शनिवार को। सस्ते दर की दुकानें में स्थायी दुकानदार। छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता में आते हैं जनरल स्टोर, विशिष्टीकृत भंडार और गली में स्टॉल। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय न कर एक ही प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करते हैं। ये केवल बच्चों के सिले वस्त्र हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं। पुरानी वस्तुओं की दुकान में एक फुटकर व्यापार है और एक वस्तुओं के भंडार का भी। विभागीय भंडार। एक विभागीय भंडार एक बड़ी इकाई होती है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करती है, जिन्हें भली भांति निश्चित विभागों में बांटा गया होता है तथा जिनका उद्देश्य ग्राहक की लगभग प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत के नीचे करना है। विभागीय भंडारों के प्रमुख लाभ है आकर्षक सेवाएं, बड़े पैमाने पर परिचालन के लाभ एवं विक्रय में वृद्धि। और श्रृंखला भंडार अथवा बहुसंख्यक दुकानें के लाभ है बड़े पैमाने की मितव्ययता, मध्यस्थ की समाप्ति आदि। विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकानों में अंतर भी होता है। उत्पादों की श्रेणी, प्रदत्त सेवाएं आदि इसी में सम्मिलित है। और डाक आदेश गृह में ये फुटकर विक्रेता जो डाक द्वारा वस्तुओं का विक्रय करते हैं। सुपरवाइजर एक बड़ी फुटकर व्यापारिक संस्था होती है जो कम लाभ पर अनेकों प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करती है। इनमें स्वयं सेवा, आवश्यकता अनुसार चयन एवं भारी विक्रय का विकर्षण होता है। लाभ। एक छत पर कम लागत केंद्र में स्थित चयन के भारी अवसर, कोई अशुद्ध ऋण नहीं एवं बड़े स्तर के लाभ। सीमाएं। उधार विक्रय नहीं, व्यक्तिगत स्थान ध्यान की कमी, वस्तुओं की अव्यवस्थित देखरेख, भारी ऊपरी व्यय, भारी पूंजी की आवश्यकता एवं विक्रय मशीनें। और आगे देख लेते हैं विक्रय मशीनें। विक्रय मशीनें कम कीमत की पूर्व परिबंधित ब्रांड वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती हैं। इन वस्तुओं की बिक्री बहुत अधिक होती है और इनकी प्रत्येक इकाई का एक ही आकार एवं वजन होता है। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।